हाँ, तो देख लेते हैं अगेन सवाल आपका क्या है। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो सेमी कंडक्टर है, ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है। सेमी कंडक्टर को मान लेते हैं कि पहले T1 केल्विन टेम्परेचर पर था, डेट मीन्स मान लिया जाए कि 40 डिग्री सेल्सियस पर था। अब इसको ठंडा करके T2 केल्विन टेम्परेचर पर लाया गया है, यानी ठंडा किया गया है। इसका मतलब ये है तो इसका टेम्परेचर क्या कर दिया गया, डाउन कर दिया गया, यानी मान लेते 30 डिग्री सेल्सियस तक कर मतलब ठंडा कर दिया गया है। अब यदि याद रहे, ये इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव आप लोग देखे थे कि यदि कोई अर्धचालक को, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, घट जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। इसी को यदि उल्टा बोले कि इसका क्या किया, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, यानी हम ठंडा करेंगे तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ये चीज़ सवाल था। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है, ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक जो है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। देखिए इससे संबंधित कुछ फार्मूला है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अल्फ़ा जो है ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अल्फ़ा जो है इसका जो है नियतांक है, धारा नियतांक अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू होता है डेल आई सी, ठीक है। डेल आई सी मतलब ये होता है संग्राहक धारा और ये होता है उत्सर्जक धारा। अल्फ़ा इक्वल टू फार्मूला ही होता है, ये होता है डेल आई सी यानी संग्राहक धारा, और डेल आई ई का मतलब होता है उत्सर्जक धारा। ये अल्फ़ा बराबर ये फार्मूला होता है। तो इसी तरह से बीटा बराबर ये होता है। दोनों में यदि देखा जाए तो डेल आई सी और इसमें भी डेल आई सी कॉमन है, आप चाहे तो इजी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। और डेल आई वी क्या है, तो आधार धारा, बेस करेंट होता है। अब दोनों में ये रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। जो लिखा हुआ है आई सी यानी उत्सर्जक वाला धारा जो होता है बड़ा होता है किससे, तो संग्राहक वाला धारा से, और इससे भी छोटा कौन होता है, तो बेस वाला धारा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, तो सबसे बड़ा जो होता है ये आई ई होता है, ठीक है। यानी उत्सर्जक धारा का मान सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद संग्राहक और उसके बाद आधार धारा का मान। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये पॉइंट भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। अल्फ़ा इज ऑलवेज, ठीक है, लेस देन 1 एंड बीटा इज, ठीक है, यहाँ पर सॉरी बीटा होना चाहिए, एंड बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से छोटा होती है और बीटा का मान जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इसमें रिलेशन है, तो ये वाला रिलेशन देख सकते हैं, अल्फ़ा का मान 1 से हमेशा छोटा है और 1 से हमेशा जो है बीटा का मान बड़ा होती है। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसा भी चाहे अल्फ़ा और बीटा में यदि रिलेट कर पाएंगे तो देखिए इसका वैल्यू मान लिया जाए, देखिए बता ही देते हैं, छोटा और बड़ा क्या हुआ थोड़ा सा बता ही देते हैं। चलिए भाई, मान लिया जाए कि डेल आई सी का वैल्यू हमने 30 लिया, अतः ये भी वैल्यू यहाँ 30 हो जाएगा। अब मान लेते हैं सबसे वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन क्या है, सबसे वैल्यू ज़्यादा किसका, आई सी का। तो आई सी का वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 50 रख लेते हैं। और आई बी का वैल्यू किससे सबसे कम होता है, देखिए यहाँ आई बी का वैल्यू सबसे कम, तो मान लेते हैं यहाँ पर 20 रख लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो 50 रखे हैं और इसके बाद क्या रखे हैं, 30 रखे हैं, इसके बाद क्या रखे हैं, 20 रखे हैं। ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये हो गया आई ई का, और एक किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया आई सी का, और एक किसका वैल्यू है, तो आई बी का वैल्यू है। यानी उत्सर्जक धारा, संग्राहक धारा और आधार धारा का ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका वैल्यू निकालिए, अल्फ़ा का वैल्यू निकालिए, 30 बटा कितना हो जाएगा, 50 निकालिएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 30 है, इसका वैल्यू 50 है। तो अल्फ़ा इजकल टू निकालिएगा, यहाँ पे यदि 30 बटा में 50 निकालिएगा तो 0.6 आएगा, 10 से 10। और बीटा इजकल टू निकालिएगा तो बीटा का वैल्यू कितना है, आई सी। तो आई सी का वैल्यू हमने कितना माना है, आई सी का वैल्यू 30 माना है, तो आई सी का वैल्यू 30 हो गया। और बी का वैल्यू कितना माना है, 20। यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो ये कितना होता है, 1.5। तो देखिए हम प्रूफ भी कर दिए, अल्फ़ा का वैल्यू 1 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, और बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है। तो हमेशा अल्फ़ा का वैल्यू 1 से छोटा होगा और हमेशा बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो आप कॉपी में छाप लीजिएगा,
ये जो है अल्फ़ा बीटा अधिकतर स्टूडेंट के कन्फ्यूजन रहता है, तो टोटल हमने कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर दिया है कि इसका वैल्यू कितना क्या होगा। एग्जाम्पल के आधार पर भी हम लोग समझ गए, इसका प्रूफ भी देख लिए। चलिए अगेन देख लेते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय कांच का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, यानी क्रांतिक कोण सबसे कम क्या होगा। देखिए याद रहे, कांच से हवा में जा रहा है, कांच से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है, ठीक है। प्रवेश करते समय देखिए अपवर्तनांक जो है कहाँ से, एयर से, किसके तुलना में, कांच से। कांच से हवा में जा रहा है तो ये हो गया। आप लोग जानते होंगे अपवर्तनांक बराबर होता है 1 जो होता है IC होता है, यानी क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अपवर्तनांक जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रांतिक कोण के, ठीक है, साइन IC के। अब यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यदि देखा जाए एग्जाम्पल के आधार पर, यदि हम आप लोग को बताने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर जो अपवर्तनांक है, मान लिया जाए यहाँ म्यू है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन IC लिखा हुआ है। अब यदि इसका वैल्यू मान लिया जाए कि बढ़ा दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसका वैल्यू घटा दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण का मान सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो हम लोग जानते हैं जो कलर जो होता है 7 रंग का, ठीक है, कम्बिनेशन होता है, ऐसे जानते हैं, वैजानिया पिलाला, ठीक है। यहाँ से 7 को लेयर बनता है, ऊपर में रेड होता है और नीचे में वायलेट रहता है। अब यहाँ से देखिए जिस कलर का अपवर्तनांक जितना ही ज़्यादा होगा, जिस कलर का अपवर्तनांक जो है जितना ही ज़्यादा होगा, देखिए जिस कलर का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा यानी क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम होगा। यानी ए वाला लाइन ऊपर जा रहा है, यानी ए वाला लाइन जो है ऊपर जा रहा है, इसको समझिए पहले। देखिए एक बार और समझा देते हैं, ए वाला जो है दूसरा वाला लाइन ऊपर यानी बढ़ रहा है, तो दूसरा ए क्या होगा, घटेगा। अब ये यदि घटेगा, देखिए ए यदि घटेगा तो ए क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है अपवर्तनांक, जिस कलर का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा यानी ए वाला ज़्यादा होगा यानी क्रांतिक कोण का मान कम होगा। तो यहाँ से देखिएगा म्यू जो है वायलेट रंग का जो है अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है, ए वाला कलर का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बैगनी कलर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, जिसका न्यूनतम विचलन जो होता है, न्यूनतम विचलन का जो फार्मूला होता है म्यू माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे जो है आपका माइनस होगा, म्यू माइनस 1 इंटू में ए है। ए क्या है, तो ए जो है प्रिज्म का कोण, म्यू क्या है, ये म्यू अपवर्तनांक है, ठीक है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है, तो उसके द्वारा दूसरे कक्षा में यानी प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जा स्तर है कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है भाई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी। देखिए बोर के फार्मूला के अनुसार, ठीक है, बोर के फार्मूला के अनुसार, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, इलेक्ट्रॉन के जो होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा स्तर है, इसका फार्मूला होता है -30.6, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर। आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ई एन बराबर यहाँ पर भी है -13.6 इंटू में अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एन क्या है, तो एन जो है कक्षा की संख्या, एन क्या है भाई, तो एन जो है कक्षा की संख्या। इसमें यदि प्रथम कक्षा में पूछता तो एन बराबर 1 लेते, यदि दूसरा कक्षा में पूछता तो एन बराबर 2 लेते, लेकिन पूछा है क्या दूसरे कक्षा में, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, तो एन बराबर हम लोग को 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर जो है कि क्या लिखना पड़ेगा, -13.6 और एन बराबर 2 स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -13.6 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 × 12 यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
यानी ए इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग से आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो इस सवाल का आंसर भी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन क्या है, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है, अद्रव्य। एन टाइप में देखिए, एन टाइप जो होता है, एन टाइप मुख्यतः याद करिएगा, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं और ये मुख्यतः पंच संयोजक होते हैं, ये पंच संयोजक होते हैं। एन टाइप होते हैं पंच संयोजक। यही पी टाइप यदि पूछता तो ये त्रिसंयोजक होता। तो आपका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अब आपका सवाल क्या है 27 में, नैन गेट का बूलियन व्यंजक। नैन गेट ये तो बहुत ही बार बताए हैं, एक बार और फिर लास्ट बार बता देते हैं, NAND नैंड लिखिए। लास्ट में देखिए डी है ना, तो डी जैसा बना दीजिए, ये आपका सिंबल हो जाएगा। ये दो गो इनपुट लगा दीजिए, ए और बी दो गो इनपुट है, और यहाँ से नाक में नथनी पहना ही दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आउटपुट। अब रहा बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक देखिए, एन का मतलब नोट, तो यही नथनी पहनाए हैं। इसका बूलियन व्यंजक क्या है, तो ए इंटू बी और ऊपर में बार लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया नैन गेट का बूलियन व्यंजक। अगेन देख लिया जाए, अगेन सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट करके नए से नए कंसेप्ट के साथ वीडियो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी